बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैराफियत से होंगे। औरंगजेब आलमगीर एपिसोड 3। अभी वो चंद कदम ही आगे बढ़े होंगे कि दोनों ठिठक कर रुक गए, इसलिए कि सामने की तरफ से कुछ घुड़सवार आए थे और उनके करीब आकर वो अपने घोड़ों से उतरे। एतकाद खान और दलेर खान दोनों उन्हें पहचान गए। वो उनके लश्कर के मुखबिर थे, शायद कोई खबर लेकर आए थे। उन्हें देखते ही एतकाद खान और दलेर खान दोनों रुक गए। आने वाले मुखबिर उनके करीब आए तो एतकाद खान ने उन्हें मुखातिब किया, मेरे अजीज भाइयों, यहाँ के हालात पहले ही खराब हैं। तुम्हारे चेहरे बताते हैं कि तुम भी हमारे लिए कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आए हो। एतकाद खान के उस सवाल पर आने वालों में से एक बोल उठा, आपका अंदाजा दुरुस्त है, हम एक नहीं दो बुरी खबरें लेकर आए हैं। पहली ये कि आसाम के राजा ने गुवाहाटी को फतह कर लिया है। गुवाहाटी में उन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम किया है और जो मुसलमान बच गए वो जनूब की तरफ भागे थे। कुछ मुसलमान जंगलों में इधर उधर मारे मारे फिरते हुए आसाम के राजा के लश्करियों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आसाम के राजा के लश्करी अब गुवाहाटी से निकलने वाले मुसलमानों के ताक़ुब में है ताकि उन्हें पकड़कर कत्ल करें और जो मालो असबाब उनके पास है वो लूट लें। यहाँ तक कहने के बाद वो मुखबिर रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ कह रहा था, ये तो एक खबर है, दूसरी खबर मैं समझता हूँ इससे भी तशवीशनाक है और वो बहरी कज़ाकों से मुतालिक है जो हमलावर होकर मुसलमानों के बेपनाह नुकसान का बाइस बन रहे हैं। ये चटागांग के बहरी कज़ाक हैं जो आए दिन मुसलमानों पर हमलावर होते रहते हैं, शब खून मारते हैं और उन्हें लूट कर गायब हो जाते हैं। दरअसल शहंशाह जहांगीर और शाहजहां की हुकूमतों के दौरान दरियाए फीनी सल्तनत मुगली और बर्मा की हुकूमतों के दरमियान सरहद शुमार होता था, लेकिन जहांगीर और शाहजहां की हुकूमतों के दौरान कज़ाकों ने दरियाओं पर मुकम्मल बालादस्ती हासिल कर ली थी और बहरी कज़ाकी का काम शुरू कर दिया था। इस काम में उन्हें पुर्तगालियों की भी पूरी तरह मदद और हिमायत हासिल है। ये बहरी कज़ाक दरियाए फीनी को अबूर करके बंगाल के इलाकों में दाखिल होते हैं और लूट मार करके चले जाते हैं। इस लूट मार के दौरान वो हिंदू और मुसलमान में तमीज़ नहीं करते और बहुत से हिंदू और मुसलमान बाशिंदों को अगवा करके ले जाते हैं, उनसे छोटे छोटे काम लेते हैं, उन्हें गुलाम के तौर पर फरोख्त भी कर देते हैं। जो मालूमात हमने उनसे मुतालिक हासिल की हैं उनके मुताबिक ये लोग बरस हा बरस से अपनी सरगर्मियाँ बाकिरगंज और ढाका के मुख्तलिफ अजला में जारी रखे हुए हैं और अगर उनकी राह ना रोकी गई, जवाबी कार्रवाई करते हुए उन पर हमलावर ना हुआ गया तो उनके हौसले बढ़ जाएंगे और वो इलाके जहाँ ये कज़ाक हमलावर होते हैं वैरानों की सूरत इख्तियार कर जाएंगे। यहाँ तक कहने के बाद आने वाला मुखबिर रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ फिर वो कह रहा था, जब से राम सिंह मुसलमानों के लश्करियों का सालार बनकर यहाँ आया है तब से इन बहरी कज़ाकों की सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं। राम सिंह यहाँ मीर जुमला और इनायत खान की तरह काम नहीं कर रहा, उसने चुप की चादर ओढ़ रखी है और दुश्मनों के खिलाफ कोई कामयाब कार्रवाई नहीं कर पा रहा। उसकी सुस्त रवि की वजह से आसाम के राजा ने भी दलेर होकर अपने सारे इलाके वापस ले लिए हैं, हत्ता कि गुवाहाटी पर भी वो काबिज हो चुका है। राम सिंह की सुस्ती और नाकारी की वजह से वो बहरी कज़ाक भी शेर हो गए हैं और उन्होंने पहले की निस्बत ज्यादा तेजी के साथ दरियाए फीनी को अबूर करके बंगाल के इलाकों में अपनी तुरक ताज करना शुरू कर दी है। यहाँ तक कहने के बाद वो मुखबिर रुका तो एतकाद खान उन सबको मुखातिब करके कहने लगा, मैं और दलेर खान दोनों राम सिंह की तरफ ही जा रहे थे और इसी मौजू पर हम उससे गुफ्तगू करना चाहते थे। अब हम दोनों यहाँ रुकते हैं, तुम राम सिंह की तरफ जाओ, जो तफसील हमसे कही है वो उससे भी कहो, फिर देखते हैं वो किस रद्द अमल का इजहार करता है। एतकाद खान के कहने पर वो मुखबिर राम सिंह के खेमे की तरफ हो लिए, जबकि एतकाद खान और दलेर खान दोनों वहीं रुककर इंतजार करने लगे थे। वो मुखबिर राम सिंह के खेमे में गए और जो तफसील एतकाद खान और दलेर खान से कही थी वो उससे जाकर कह दी थी। राम सिंह ये सारी तफसील सुनकर फिक्रमंद हुआ था और गहरी सोचों में खो गया था। फिर न जाने क्या फैसला करते हुए मुखबिरों को कहने लगा, अब तुम जाओ आराम करो, साथ ही एतकाद खान और दलेर खान को मेरी तरफ भेज दो। मुखबिर वहां से निकल गए, उस जगह जहां एतकाद खान और दलेर खान दोनों उनका इंतजार कर रहे थे। फिर उन्होंने उन दोनों को मुखातिब करके कहा कि उन्हें राम सिंह ने बुलाया है। इस पर एतकाद खान और दलेर खान दोनों राम सिंह के खेमे की तरफ बढ़े थे। दोनों जब राम सिंह के खेमे में दाखिल हुए तो राम सिंह ने अपनी जगह से उठकर उनका इस्तकबाल किया, अपने करीब ही बिठाया। कुछ देर तक खेमे में खामोशी रही, फिर राम सिंह उन दोनों की तरफ देखते हुए कहने लगा, अभी अभी हमारे कुछ मुखबिर आए हैं और उन्होंने। राम सिंह अपनी बात मुकम्मल ना कर सका, इसलिए कि बीच में एतकाद खान बोल उठा। राम सिंह को मुखातिब करके कहने लगा, जो कुछ उन्होंने आपसे कहा है वो तफसील हमसे ना कहिए, इसलिए कि आपके खेमे की तरफ आने से पहले वो मुखबिर हमसे मिल चुके हैं और हमें गुवाहाटी के मुसलमानों और हिंदुओं की हालत ज़ार और बहरी कज़ाकों से मुतलिक तफसील से बता चुके हैं।
एतकाद खान रुका, फिर राम सिंह को मुखातिब करके कह रहा था, हमारी बदकिस्मती के मीर जुमला खान ने जो इलाके इंतहाई मेहनत और दानिशमंदी से काम लेकर फतह किए थे, उन पर आसाम का राजा काबिज हो चुका है और हम अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। और अब तो हालत यह है कि आसाम के राजा के अलावा बहरी कज़ाक भी बेधड़क होकर हमें अपना हदफ बनाने लगे हैं। इस मौके पर मैं आपसे सिर्फ ये कहता हूं कि जब मेरे मोहतरम को इन सारे हालात की खबर होगी और वो हमसे जवाब तलबी करेंगे तो आप इसका क्या जवाब देंगे? जो जवाब आप देना चाहते हैं हमें भी बता दें, ताकि मेरे मोहतरम जब हमसे पूछें तो हम भी आपके कहे हुए अल्फाज दोहरा दें, इसलिए कि मामला बड़ा अहम और गंभीर है और इन इलाकों में मुसलमान और हिंदू रियाया की तबाही और बर्बादी को मेरे मोहतरम किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ तक कहने के बाद एतकाद खान रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ा रहा था। राम सिंह, अगर आप बुरा ना माने तो इस मौके पर मैं ये भी कहूंगा कि हमारी शिकस्तों और नाकामियों की यह सूरत हाल मेरे मोहतरम पर वाज़े हो गई तो मुझे खतरा और खदशा है कि वो आपके अलावा हम दोनों को वापस बुला लेंगे और इन इलाकों में अपनी इज्जत और वकार को बहाल करने के लिए किसी और को सलारे आला मुकर्रर कर देंगे। और मैं समझता हूँ ऐसी सूरत में कम अज कम एतकाद खान को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि फिक्रमंदी का इजहार करते हुए राम सिंह बोल उठा था, मेरे अजीजों, तुम दोनों मेरे दस्ते रास्त हो। मैं ये भी तस्लीम करता हूँ ऐसे इलाकों में मेरा जंग करने का कोई तजर्बा नहीं है और मैं ये भी तस्लीम करता हूँ कि मेरे मोहतरम ने इन इलाकों में मुझे सजा के तौर पर भेजा है, इसलिए कि मुझसे कुछ कोताहियां हुई थी जिनकी मुझे ये सजा दी गई है। अब मैं सारा मामला तुम पर छोड़ता हूँ कि क्या करना चाहिए। उस मौके पर एतकाद खान और दलेर खान ने एक दूसरे की तरफ गहरी निगाहों से देखा। फिर एतकाद खान राम सिंह को मुखातिब करते हुए कह रहा था, अगर आप हम पर भरोसा व एतमाद करते हैं तो फिर मैं आपसे ये कहूंगा कि लश्कर के 3 हिस्से करते हैं। एक हिस्सा आप अपने पास रखें और जहां पड़ाव है वहीं कयाम रखें। लश्कर के बाकी 2 हिस्से मेरे और दलेर खान के हवाले कर दें। हम पहले आसाम के राजा के उन लश्करियों को अपना हदफ बनाएंगे जो गुवाहाटी शहर के गिरदो नवाह में लूट मार के अलावा मुसलमानों और हिंदुओं के कत्लेआम में लगे हुए हैं। उसके बाद बहरी कज़ाकों से निपटेंगे और फिर पुर्तगालियों पर भी ज़रब लगाएंगे। राम सिंह भी शायद यही चाहता था। उसने एतकाद खान की उस तजवीज़ से फौरन इत्तेफाक कर लिया। यह तजवीज़ मानने से एतकाद खान और दलेर खान खुश और मुतमईन हो गए थे। फिर तीनों खेमे से बाहर निकले। पहले लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक हिस्सा राम सिंह के पास रहने दिया गया, बाकी 2 हिस्से एतकाद खान और दलेर खान की कमानदारी में दे दिए गए। एतकाद खान और दलेर खान दोनों ने अपनी मुहिम पर रवाना होने से पहले अपने मुखबिरों को उन इलाकों की तरफ फैला दिया था। फिर 2 दिन बाद वो भी अपने हिस्से के लश्कर को लेकर अपनी मुहिम की तरफ कूच कर गए थे। एतकाद खान और दलेर खान दोनों जब अपने लश्कर को लेकर गुवाहाटी के नवाह में पहुंचे तो उनके सामने उनके वो मुखबिर आए जिन्हें उन्होंने अपनी रवानगी से 2 दिन पहले हालात का जायजा लेने के लिए रवाना किया था। उनके आने पर एतकाद खान और दलेर खान दोनों ने अपने अपने लश्कर को रोक दिया था। वो मुखबिर करीब आए। उनमें से एक उन दोनों को मुखातिब करके कहने लगा, आप दोनों के लिए हम एक अच्छी खबर लेकर आए हैं। यहाँ से दाएं जानिब लगभग 3 फरसंग के फासले पर गुवाहाटी शहर से बेघर होने वाले लोग एक पड़ाव की सूरत में पड़े हुए हैं। उनमें मुसलमान और हिंदू भी हैं। उन्होंने एक कोहिस्तानी सिलसिले की ओट में अपना पड़ाव कायम किया है। वो इंतहाई बेबसी के आलम में खुले आसमान तले पड़े हुए हैं। उनका ख्याल था कि कोहिस्तानी सिलसिले की ओट में शायद आसाम के राजा के लश्करी उन्हें अपना हदफ ना बना सकेंगे और जब हालात बेहतर होंगे तो शायद वो अपने घरों को लौट सकेंगे। लेकिन आसाम के लश्करियों को उनके महल्ले वकू का इल्म हो चुका है, लिहाजा आसाम के राजा का एक लश्कर उन पर हमलावर होने के लिए पेशकदमी कर रहा है। यहाँ तक कहने के बाद वो मुखबिर रुका। फिर खसूसियत के साथ वो एतकाद खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, एतकाद खान हमारे अजीज, इस मौके पर मैं आप लोगों को एक मशवरा भी दूंगा। जो मशवरा मैं देने लगा हूँ ये मेरी और मेरे साथियों की राय है। इस पर अमल करना या ना करना आपकी सवाबदीद पर मुनहसिर होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप दोनों मीर जुमला और इनायत खान के तहत काम करते रहे हैं और उन दोनों ने आपको बेहतरीन जंगी तरबियत दे रखी है। पर हाय अफसोस, नए सालार राम सिंह ने यहाँ आकर कुछ भी नहीं किया। यहाँ के सब लोग उससे नाला हैं और अनकरीब उसकी नाकारा कारकर्दगी की इतला मेरे मोहतरम को भी हो जाएगी। बहरहाल जो मशवरा मैं आपको देना चाहता हूँ वो कुछ यूं है। आसाम के राजा का जो लश्कर गुवाहाटी से बेघर होने वाले लोगों के पड़ाव पर हमलावर होने के लिए पेशकदमी कर रहा है, उस पर अगर आप हमलावर हो जाएं तो उसके 2 बड़े फवायद हासिल होंगे। पहला ये कि गुवाहाटी के वो लोग जो खुले आसमान तले बेचारे कसम पुरसी की हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं उनकी जानें बच जाएंगी। दूसरा फायदा ये होगा कि आसाम के राजा का जो लश्कर इन मुसलमानों पर हमलावर होने के लिए जा रहा है वो उस लश्कर का आधा हिस्सा है जिसने इस वक्त गुवाहाटी के नवाह में अपना पड़ाव कायम कर रखा है। आप दोनों आसाम के राजा के उस लश्कर पर हमलावर होकर उसका खात्मा कर दें तो फिर गुवाहाटी में आसाम के राजा का आधा लश्कर रह जाएगा
जिसे आप दोनों बड़ी आसानी से काबू कर लेंगे। और इस तरह जहां आप एक तरफ से गुवाहाटी के बेघर लोगों को महफूज कर लेंगे, वहां दूसरी तरफ बड़ी आसानी के साथ गुवाहाटी पर भी कब्जा कर लेंगे। उस मुखबिर के उन अल्फाज पर एतकाद खान ही नहीं, दलेर खान भी खुशी का इजहार कर रहा था। जब वो खामोश हुआ तब एतकाद खान उसे मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज, जो मशवरा तुमने दिया है उस पर सख्ती से अमल किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस पर अमल करते हुए हम दो तरफा कामयाबी हासिल करेंगे। पर साथ ही तुम अपने दो साथियों को राम सिंह की तरफ रवाना करो, उसे ये पैगाम दो कि वहां से अपना पड़ाव खत्म करके गुवाहाटी की तरफ आ जाए। मुझे उम्मीद है कि जो हालात इस वक्त हमारे सामने हैं उनके मुताबिक दुश्मन पर जरब लगाते हुए गुवाहाटी पर कब्जा करने में हम ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। एतकाद खान रुका, फिर दोबारा वो कह रहा था, वक्त जाया नहीं करना चाहिए। तुम दो आदमी राम सिंह की तरफ रवाना करो, बाकी हमारी रहनुमाई आसाम के राजा के उस लश्कर तक करो जो गुवाहाटी के निहत्थे लोगों पर हमलावर होने के लिए पेशकदमी कर रहे हैं। मुखबिरों के उस सरबराह ने उससे इत्तेफाक किया। उसी वक्त एतकाद खान का पैगाम देकर दो मुखबिरों को राम सिंह की तरफ भिजवा दिया गया, जबकि बाकी सारे मुखबिर एतकाद खान और दलेर खान के साथ हो लिए थे। अपने मुखबिरों की रहनुमाई में एतकाद खान और दलेर खान ने आसाम के राजा के लश्कर को गुवाहाटी के बेबस लोगों के पड़ाव से कुछ फासले पर ही जा लिया था। आसाम के लश्कर को देखते ही जोमानी अंदाज में एतकाद खान और दलेर खान दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर निगाहों ही निगाहों में कोई फैसला हुआ। ये फैसला होने के बाद दोनों के चेहरों पर खुशगवार मुस्कुराहट फैल गई थी। साथ ही उन्होंने अपने घोड़ों को अंगेख्त करने वाली महमेज लगाते हुए उनकी रफ्तार पहले की निस्बत तेज कर दी थी और उनके पीछे पीछे उनके लश्करी भी तूफानी अंदाज में आगे बढ़ने लगे थे। आसाम के राजा के लश्कर के करीब जाकर एतकाद खान और दलेर खान ने फिर एक दूसरे की तरफ देखा। एतकाद खान ने अपने सर को जुम्बिश दी, उसके साथ ही दोनों ने जोरदार अंदाज में तकबीरें बुलंद की और उनकी तकबीरों के जवाब में पूरे लश्कर ने यक जबान होकर जब तकबीरें बुलंद की तो वो वीराने, वो जंगल तकबीरों की सदाओं और उनकी बाज़गश्त से गूंज उठे थे। फिर वक्त की आंख ने देखा, एतकाद खान और दलेर खान दोनों अपने लश्कर के साथ फिजाओं की नब्ज को मुंजमिद कर देने वाली यकबस्ता आंधियों, ताकत और कुव्वत को अंधा कर देने वाले सहरा के अंदर रेत उड़ाते भटकते बकोलों और कर्ब के सुलगते थल में वसवसों के अंदेशों और खतरात के वाहिमों की तरह हमलावर हो गए थे। जवाब में आसाम के लश्करी भी एतकाद खान और दलेर खान के लश्कर पर टूट पड़े थे। घने जंगल और वैरानों के अंदर दोनों लश्करों का होलनाक टकराव शुरू हो गया था। आसाम के लश्करियों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हमलावरों को मार भगाएं, लेकिन एतकाद खान और दलेर खान अपने लश्करियों के साथ उनके सामने ना सरकने वाली चट्टाने और आहनी दीवार साबित हो रहे थे। और फिर उनके तेज और जानलेवा हमलों के बायस आसाम के लश्करियों की हालत पुरानी दुखती चोटों, गमों की शिद्दत, तिश्ना होठों, गुरसन्ना निगाहों और वक्त के जबर तले तपते लम्हों से भी ज्यादा बदतर होना शुरू हो गई थी। कुछ देर बाद आसाम के लश्कर में शिकस्त और रेख्त के आसार नमूदार होना शुरू हो गए थे। उस मौके पर आसाम के कुछ लश्करी पसपा होने की तैयारी करने लगे थे, लेकिन एतकाद खान ने दलेर खान को लश्कर के एक हिस्से के साथ उस शाहराह पर मुतय्यन कर दिया था जो गुवाहाटी की तरफ जाती थी। बाकी लश्कर के साथ एतकाद खान ने आसाम के लश्करियों का कत्लेआम शुरू कर दिया था। थोड़ी देर मजीद जंग के बाद आसाम के लश्कर को पूरी तरह काट कर रख दिया गया। सिर्फ चंद लश्करियों को एतकाद खान ने जिंदा रखा। दुश्मन को बदतरीन शिकस्त देने और उनकी अक्सरियत को मौत के घाट उतारने के बाद एतकाद खान और दलेर खान ने पहले अपने जख्मियों की मरहम पट्टी का सामान किया। इस काम से फारिग होने के बाद आसाम के वो लश्करी जिन्हें जिंदा गिरफ्तार किया गया था, एतकाद खान उनके पास आया और उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, तुम लोगों ने गुज़िश्ता कई माह से हमारे इलाकों पर हमलावर होकर तबाही और बर्बादी का खेल खेला, और जब हमारी तरफ से किसी रद्द अमल का इजहार न हुआ तो तुम लोग ये ख्याल करने लगे कि शायद हालात ने तुम लोगों को खुली छुट्टी दे दी है कि तुम जो चाहो करते फिरो। तुम लोगों ने हमसे जो इलाके वापस लिए हैं तो ये तुम्हारी जंगी मुमारस्त और जुर्रतमंदी का कमाल नहीं है। खुदा की कसम, अगर हमारा नया सालार आला तसाहुल पसंदी से काम न लेता तो हम लोग मार मार कर तुम लोगों का शुमाल के कोहिस्तानी सिलसिलों तक ताकुब करते और तुम्हारा खात्मा करके रहते। तुम्हारी तबाही और बर्बादी की कार्रवाइयों के सामने जिस रद्द अमल का हमने इजहार किया है वो तुम्हारे सामने है। तुम्हारे सारे लश्कर को हमने मौत के घाट उतार दिया है। सिर्फ तुम चंद लोगों को जिंदा रखा गया है ताकि तुम जाकर अपने सालार आला को अपनी बेबसी और तबाही का हाल सुनाओ। यहाँ तक कहने के बाद एतकाद खान रुका, फिर कहने लगा, अब तुम सब गुवाहाटी की तरफ जा सकते हो। उसके साथ ही वो लोग अपने घोड़ों पर सवार होकर वहां से भाग गए। उनके जाने के बाद एतकाद खान ने दलेर खान को मुखातिब किया, दुश्मन का जो लश्कर गुवाहाटी के बेआसरा लोगों पर हमलावर होने के लिए आया था उसका तो हमने खात्मा कर दिया है। चंद लोग बचे हैं जिन्हें मैंने गुवाहाटी की तरफ भेज दिया है। अब वो गुवाहाटी में जाकर अपने सालार को बताएंगे कि किस तरह मुसलमान आसाम के लश्कर पर हमलावर हुए और उसका खात्मा करके चल दिए। हम चूंकि मगरिब की तरफ से आए हैं लिहाजा वो बताएंगे कि हम मगरिब ही की तरफ गए होंगे।
ان کا سالار اپنے مرنے والے لشکریوں کا انتقام لینے کے لیے ضرور ہمارا تعاقب کرے گا، اور اسی تعاقب کے دوران ہم آسام کے راجا کے لشکر کے دوسرے حصے کو تحت طیب کر کے رکھ دیں گے۔ میرے بھائی، جب آسام کے راجا کے سالار کو گوہاٹی میں اپنے لشکر کی تباہی کا علم ہوگا تو یاد رکھنا وہ لشکر لے کر ہمارے تعاقب میں نکلے گا۔ پہلے وہ یقیناً ان علاقوں کی طرف آئے گا جہاں ہم نے ان کے لشکر کے ایک حصے کا قتل عام کیا ہے۔ یہاں اپنے لشکر کی تباہی و بربادی کا جائزہ لے گا، اس کے بعد سوچ سمجھ کر ہمارے تعاقب میں نکلنے کی کوشش کرے گا، لیکن ہم اسے تعاقب کرنے کا موقع ہی نہیں دیں گے۔ ابھی تھوڑی دیر تک جہاں تھوڑی دیر پہلے ہم نے دشمن کے لشکر کا قتل عام کیا ہے، اس میدان کے ایک طرف میں گھات میں بیٹھ جاؤں گا، دوسری طرف جس قدر لشکر ہمارے پاس ہے اسے آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے اور پھر آسام کے دوسرے لشکر کے آنے کا انتظار کریں گے۔ آسام کے لشکر کا سالار جب گوہاٹی سے نکلتا ہے تو یقیناً وہ یہاں آئے بغیر تو مغرب کی طرف نہیں جائے گا، اگر جائے گا تو سامنے کی طرف۔ میرے خیال میں اس کا ٹکراؤ رام سنگھ سے ہو جائے گا، اس لیے کہ میرے خیال میں ہمارا پیغام ملنے کے بعد رام سنگھ اپنا پڑاؤ وہاں سے ختم کر کے ہر چیز کو سمیٹتا ہوا ان علاقوں کا ہی رخ کر رہا ہوگا۔ اگر آسام کے راجا کا سالار یہاں نہیں آتا، سیدھا مغرب کی طرف رخ کرتا ہے، رام سنگھ کو اپنا ہدف بنانے کی کوشش کرتا ہے، تب بھی ہم انہیں بچ کر جانے نہیں دیں گے۔ میں ابھی تھوڑی دیر تک اپنے کچھ مخبر مغرب کی طرف پھیلاتا ہوں کہ وہ رام سنگھ پر نگاہ رکھیں اور کچھ گوہاٹی کی طرف روانہ کرتا ہوں۔ ہمارے جو مخبر گوہاٹی کی طرف جائیں گے، اگر انہوں نے دیکھا کہ رام سنگھ اپنے لشکر کے ساتھ اس میدان جنگ کا رخ کر رہا ہے، تب وہ ان کے آگے آگے رہتے ہوئے یہاں آ کر ہمیں ان کی آمد سے مطلع کر دیں گے۔ اور اگر آسام کے راجا کے سالار نے اپنے لشکر کے ساتھ ادھر آنے کی بجائے مغرب کا رخ کرنا چاہا، تب بھی ہمارے مخبر ہمیں اس کی اطلاع کر دیں گے اور ان کے پیچھے پیچھے ہم بھی لگ جائیں گے۔ جب وہ سامنے سے آنے والے رام سنگھ پر حملہ ہوں گے تو پشت کی طرف سے ہم حملہ ہو کر انہیں پیس کر رکھ دیں گے۔ اس طرح آسام کے لشکریوں میں سے کسی کو بھی جان بچا کر بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد اعتقاد خان رکا، پھر سوالیہ انداز میں کسی قدر مسکراتے ہوئے دلیر خان کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، میرے بھائی اب کہو کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ جواب میں دلیر خان بھی مسکرایا اور کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، جو لاہے عمل تم نے تیار کیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ دشمن کی تباہی و بربادی کے لیے کافی ہے، لہٰذا اب مجھے کچھ نہیں کہنا۔ دلیر خان کے ان الفاظ سے اعتقاد خان خوش ہو گیا تھا، پھر اپنے مخبروں میں سے کچھ کو گوہاٹی کی طرف اور کچھ کو مغرب کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ رام سنگھ کی پیش قدمی پر نگاہ رکھیں۔ ساتھ ہی اعتقاد خان اور دلیر خان دونوں نے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد جس میدان میں تھوڑی دیر پہلے آسام کے لشکر سے ٹکراؤ ہوا تھا، اس میدان کے دونوں اطراف انہوں نے گھات لگا لی تھی۔ اعتقاد خان کے اندازے درست ثابت ہوئے تھے، اس لیے کہ دشمن کے اسیر ہونے والے جن لشکریوں کو اس نے رہا کر کے گوہاٹی کی طرف جانے کی اجازت دے دی تھی، انہوں نے گوہاٹی میں آسام کے لشکریوں کا جو سالار تھا اسے اپنے لشکر کے دوسرے حصے کی مسلمانوں کے ہاتھوں تباہی اور بربادی کی پوری تفصیل کہہ دی تھی۔ یہ تفصیل سنتے ہی آسام کے راجا کا وہ سالار اپنے لشکر کے دوسرے حصے کے ساتھ فوراً حرکت میں آیا اور اس میدان کا رخ کیا جس کے دونوں جانب اعتقاد خان اور دلیر خان نے اپنے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ گھات لگا رکھی تھی۔ آسام کے راجا کا سالار جب اپنا لشکر لے کر وہاں پہنچا جہاں اس کے لشکر کے دوسرے حصے کی لاشیں دور دور تک بکھری پڑی تھی اور آسمان پر چیل کوے بری طرح منڈلا رہے تھے، تب وہ سالار اور اس کے لشکری بڑے پریشان اور فکر مند ہوئے۔ اس سالار نے پہلے اپنے لشکریوں کے ساتھ پورے میدان جنگ کا جائزہ لیا، اس کے بعد وہ اپنے دوسرے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے بلند آواز میں کہہ رہا تھا، ہمارے ساتھیوں کا قتل عام کرنے والے ابھی زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، ہمیں ان کا تعاقب کرنا ہوگا اور ہر صورت میں انہیں موت کے گھاٹ اتارنا ہوگا۔ آسام کے لشکر کا وہ سالار یہیں تک کہنے پایا تھا کہ ایک انقلاب، ایک تبدیلی اٹھ کھڑی ہوئی، اس لیے کہ عین اسی وقت اعتقاد خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اپنی گھات سے نکلا۔ پہلے اس نے زوردار تکبیریں بلند کی، پھر وہ آسام کے لشکریوں پر اس طرح حملہ ہوا جیسے سموں کے زرد صحرا کی کوکھ سے جنم لینے والے دکھ کے انبار ظلمتوں کی گھٹاؤں اور نفس پرستی کے الجھاؤ میں گھستے چلے جاتے ہیں۔ اعتقاد خان اور اس کے لشکری تکبیریں بلند کرتے ہوئے آسام کے لشکریوں کو اس طرح کاٹنے لگے تھے جیسے بھگ سے اڑا دینے والا بارود قہر شور کے کاندھوں پر سوار ہو کر ہر شے پر موت کی اندھی دستک دینے لگتا ہے۔ یہ صورتحال آسام کے لشکریوں کے لیے اچانک نمودار ہوئی تھی۔ پہلے وہ پریشانی اور انتشار اور افراتفری کا شکار ہوئے، لیکن جلد ہی ان کے سالار نے اپنے لشکر کو سنبھال لیا اور جوابی کارروائی کرتے ہوئے اس نے بھی اعتقاد خان کے سامنے اپنا دفاع کرنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن اسی وقت ایک اور مصیبت اٹھ کھڑی ہوئی۔ دوسری جانب سے دلیر خان بھی اپنے لشکر کے ساتھ تکبیریں بلند کرتا ہوا اپنی گھات سے نکلا اور وہ بھی دشمن پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اب آسام کے لشکری دو طرفہ حملوں میں پسنے لگے تھے۔ کچھ دیر تک وہ بھی اپنی جوابی کارروائی کرتے ہوئے اعتقاد خان اور دلیر خان کے لشکریوں پر حملہ آور ہوتے رہے، لیکن جلد ہی وہ جارحیت ترک کر کے صرف دفاع تک محدود ہو کر رہ گئے۔
फिर उस टकराव ने तूल पकड़ा तो उन्हें अपना दिफा करना भी मुश्किल हो गया। यहाँ तक कि एतकाद खान और दलेर खान के तेज हमलों के सामने आसाम के लश्कर की हालत उलझे उलझे ख्यालात और जीवन के घोर स्याह अंधेरों से भी बदतर होना शुरू हो गई थी। आखिर गुवाहाटी से बाहर खुले मैदानों के अंदर एतकाद खान और दलेर खान ने आसाम के राजा के दूसरे लश्कर को भी बदतरीन शिकस्त दी। उस लश्कर के सालार ने जब अंदाजा लगाया कि मुसलमान बड़ी तेजी से उनका कत्लेआम करते हुए उनकी तादाद को कम करते जा रहे हैं, तब उसने शिकस्त कबूल कर ली और अपने बचे कुचे लश्कर को लेकर घने जंगलों से होता हुआ शुमाल की तरफ भाग गया। दुश्मन के शिकस्त उठाकर भागने के बाद एतकाद खान और दलेर खान दोनों ने एक दूसरे को शानदार फतह पर मुबारकबाद दी। सबसे पहले जंग में जख्मी होने वाले लश्करियों की देखभाल की गई। उसके बाद अपने लश्कर के साथ कुछ मुखबिरों को एतकाद खान ने अपने पास बुलाया। जब वो मुखबिर एतकाद खान और दलेर खान के पास आए, तब एतकाद खान ने बड़ी नरमी और बड़ी मोहब्बत में उन्हें मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, मेरे साथियों, मैं और दलेर खान अभी और इसी वक्त यहाँ से गुवाहाटी शहर का रुख करेंगे। दुश्मन शिकस्त उठाने के बाद गुवाहाटी की तरफ नहीं गया और गुवाहाटी में उसका पड़ाव भी होगा, खेमे भी होंगे। यहाँ से जाने के बाद सबसे पहले हम उसकी खेमागाह पर कब्जा करेंगे। उसके बाद शहर में मनाद दाखिल कर दिए जाएंगे और शहर के अंदर मनादी करा दी जाएगी कि आसाम के राजा के लश्करियों का खात्मा कर दिया गया है, लिहाजा शहर के अंदर हर कोई आज़ादी से घूम फिर सकता है और ये कि शहर के लोगों को अब हमलावरों से किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। यहाँ तक कहने के बाद एतकाद खान रुका, फिर अपने मुखबिरों को मुखातिब करके कहने लगा, तुम लोग अभी और इसी वक्त जनूब की तरफ उस कोहिस्तानी सिलसिले की तरफ जाओ जहाँ गुवाहाटी शहर से बेघर होने वाले लोगों ने पड़ाव कर रखा है। उन्हें कहो कि वो गुवाहाटी में अपने अपने घरों को जा सकते हैं। आसाम के राजा के लश्करियों को मार भगाया गया है और अब वो गुवाहाटी में बिल्कुल महफूज रहेंगे। एतकाद खान की उस गुफ्तगू के जवाब में वो मुखबिर जनूब के उन कोहिस्तानी सिलसिलों की तरफ चले गए थे जहाँ गुवाहाटी के बेघर लोगों ने पड़ाव कर रखा था, जबकि एतकाद खान और दलेर खान हर शय को समेटते हुए गुवाहाटी शहर का रुख कर रहे थे। गुवाहाटी शहर पहुंचकर एतकाद खान और दलेर खान ने पहले आसाम के लश्कर के पड़ाव पर कब्जा किया। शहर से बाहर उनके खेमे दूर दूर तक नस्ब थे। ये खेमे शहर के जनूब मशरकी समत में थे। वहां पहुंचते ही एतकाद खान और दलेर खान ने पहले खेमागाह का जायजा लिया, फिर अपने लश्कर को हुक्म दिया कि वो खेमे वहां से उखाड़कर गुवाहाटी शहर के शुमाल मगरिब के रुख पर नस्ब कर दिए जाएं और पड़ाव के अंदर जिस कदर जरूरत का सामान हो वो भी शहर के शुमाल मगरिब में मुंतकिल कर दिया जाए। ये हुक्म मिलते ही आन की आन में आसाम के उस लश्करगाह की खेमागाह को उखाड़ दिया गया और वक्त की आंख ने देखा एतकाद खान और दलेर खान ने अपना पड़ाव गुवाहाटी शहर के शुमाल मगरिब के रुख पर कायम कर लिया था। उसके साथ ही एतकाद खान ने अपने कुछ लश्करी गुवाहाटी शहर में भेजे, जिन्होंने शहर के अंदर घूम फिर कर यह ऐलान करना शुरू कर दिया था कि आसाम के राजा के लश्कर का खात्मा कर दिया गया है और अब शहर मुसलमानों के कब्जे में है। ये खबर सुनते ही लोग बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए गिरोह दर गिरोह और जोक दर जोक एतकाद खान और दलेर खान के पास आकर उन्हें इस फतह मंदी पर मुबारकबाद देने लगे थे। सारी खेमागाह का जायजा लेने के बाद एतकाद खान और दलेर खान दोनों जब एक खेमे में दाखिल हुए तो उनके लश्कर का एक छोटा सालार खेमे के दरवाजे पर नमूदार हुआ। उसे देखते ही एतकाद खान ने उसे मुखातिब किया, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? वो सालार खेमे में दाखिल हुआ और एतकाद खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, गुवाहाटी शहर से निकलकर जिन लोगों ने जनूब के कोहिस्तानी सिलसिलों के अंदर हमलावरों से बचने के लिए कयाम किया हुआ था, उनमें से अक्सर तो गुवाहाटी में अपने घरों को चले गए हैं, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनके गुवाहाटी में घर बार तो हैं, लेकिन उनके माँ बाप या उनके वारिस हमलावरों के हाथों मारे जा चुके हैं और वो बेआसरा और बेतहफ्फुज लड़कियां शहर की तरफ नहीं गई। वो सब हमारी खेमागाह में एक जगह जमा हो गई हैं। उनमें से 2 लड़कियां उनकी नुमाइंदगी करते हुए आपसे गुफ्तगू करना चाहती हैं। उस सालार के उस इंकशाफ पर एतकाद खान ने अजीब से अंदाज से दलेर खान की तरफ देखा। दलेर खान कुछ सोचता रहा, फिर एतकाद खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरे ख्याल में उन लड़कियों को बुलाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि वो क्या चाहती हैं। अगर उन लड़कियों के माँ बाप और वारिस गुज़िश्ता जंगों में मारे जा चुके हैं और उन्हें संभालने वाला कोई नहीं, तो फिर उनके तहफ्फुज का बंदोबस्त हमें ही करना पड़ेगा। दलेर खान के उन अल्फाज पर एतकाद खान ने आने वाले अपने उस छोटे सालार की तरफ गौर से देखा, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, अच्छा तुम जाओ और उन 2 लड़कियों को लेकर आओ जो सारी लड़कियों की नुमाइंदगी करते हुए हमसे गुफ्तगू करना चाहती हैं। एतकाद खान और दलेर खान ने लड़कियों को बुलाने के लिए जिस सालार को भेजा था, थोड़ी देर बाद वो लौटा। उसके साथ 2 लड़कियां भी थी। जो ही वो खेमे के दरवाजे पर आई, एतकाद खान और दलेर खान दोनों अपनी जगह से उठ खड़े हुए। दोनों लड़कियां खेमे में दाखिल हुई, फिर उनमें से एक उन दोनों की तरफ देखते हुए कहने लगी, क्या मैं और मेरी साथी एक इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू कर सकती हैं? एतकाद खान और दलेर खान दोनों ने देखा वो लड़की जिसने गुफ्तगू का आगाज किया था, वो तिलिस्मी हुस्न के रंगों जैसी खूबसूरत, गुलाबे सुबह की ताजगी जैसी पुरजमाल और धनक रंगों की बारिश जैसी हसीन थी।
اس لڑکی کی شخصیت ایسی جاذب نظر اور پرکشش تھی جیسے دھرتی کی میٹھی تان، جیسے جیون کی پھلواری میں من نگر کا اجالا، جیسے سنسار کی رنگین پھولوں کی ڈال۔ اعتقاد خان نے لمحہ بھر کے لیے اس لڑکی کی طرف دیکھا، پھر ہاتھ سے ایک نشست کی طرف اشارہ کر کے ان دونوں کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ دونوں لڑکیاں آگے بڑھ کر بیٹھ گئیں۔ چھوٹا سالار جب جانے لگا تب اعتقاد خان نے اسے بھی ان کے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد وہ دونوں خود بھی بیٹھ گئے۔ کچھ دیر خیمے میں خاموشی رہی، پھر جس لڑکی نے مخاطب ہونے میں پہل کی تھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے اعتقاد خان نے سوال کیا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں تمہارا نام کیا ہے؟ اس لڑکی کے لبوں پر ہلکا سا خوشگوار تبسم نمودار ہوا، پھر کہنے لگی، فرخ نگار۔ اعتقاد خان نے یہی سوال جب دوسری لڑکی سے کیا تو وہ کھل کر مسکرا دی، پھر اعتقاد خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، میری ساتھی لڑکی نے میرا نام بتا تو دیا ہے۔ اعتقاد خان اور دلیر خان دونوں اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے، پھر اعتقاد خان کہنے لگا، اس نے تو صرف اپنا نام فرخ نگار بتایا ہے۔ اس پر وہی لڑکی جو پہلی لڑکی جیسی خوبصورت، حسین اور پرکشش تھی، اعتقاد خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میری ساتھی نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ اس کا نام فرخ نگار ہے۔ جب آپ نے اس کا نام پوچھا تو اس نے صرف فرخ نگار کہا۔ اب میں آپ کی تسلی کے لیے حقیقت واضح کر دوں کہ اس کا نام فرخ ہے، میرا نام نگار ہے۔ اسے نام پوچھنے کے بعد یقیناً میرا نام بھی آپ پوچھتے، لہٰذا میری اس ساتھی نے جو میرے لیے میری سگی بہن جیسی ہے، میرا اور اپنا نام دونوں کو ملا کر آپ سے کہہ دیا۔ اس گفتگو سے اعتقاد خان اور دلیر خان تھوڑی دیر مسکراتے رہے، پھر فرخ کی طرف دیکھتے ہوئے اعتقاد خان نے پوچھ لیا، جو ہمارا سالار سامنے بیٹھا ہے اس نے بتایا ہے کہ باقی لوگ تو گوہاٹی چلے گئے ہیں، صرف کچھ لڑکیاں ہیں جو گوہاٹی میں نہیں رہ سکتی، اس لیے کہ حملہ آوروں کی وجہ سے ان کے عزیز و اقارب ماں باپ مارے جا چکے ہیں۔ اب تم دونوں کہو کہ کیا چاہتی ہو؟ اعتقاد خان کے اس سوال پر فرخ اور نگار دونوں افسردہ اور غمگین ہو گئی تھی۔ کچھ دیر خاموش رہی، پھر فرخ انتہائی سنجیدگی میں اعتقاد خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، ہم دونوں مسلمان ہیں۔ اس وقت جو بے آسرا اور لاوارث لڑکیاں ہیں وہ آپ کی خیمہ گاہ کے باہر آپ کی مدد کی منتظر ہیں، ان میں مسلمان بھی ہیں اور ہندو بھی، اور ہم سب گوہاٹی میں عزیز و اقارب اور بہن بھائیوں کی طرح رہتے رہے ہیں۔ اب جس قدر لڑکیاں آپ کی خیمہ گاہ کے باہر کھڑی ہیں وہ سب لاوارث ہیں اور گوہاٹی شہر میں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ ان سب نے ہم دونوں کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے تاکہ ہم آپ سے یہ التجا کریں کہ ہماری حفاظت کا کوئی اہتمام کیا جائے۔ فرخ جب خاموش ہوئی تب لمحہ بھر کے لیے اعتقاد خان نے بڑے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ جواب میں فرخ کی نگاہیں جھک گئی تھی، پھر اعتقاد خان کی آواز خیمے میں گونجی تھی، کیا تم سب لڑکیاں صرف گوہاٹی شہر میں رہنا پسند کرو گی یا؟ اعتقاد خان اپنی بات مکمل نہ کر سکا، اس لیے کہ فرخ بیچ میں بول اٹھی، کہنے لگی، یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم گوہاٹی میں رہیں، جہاں بھی ہماری حفاظت اور ہمارے قیام کا محفوظ اہتمام کیا جائے گا ہم وہیں رہ لیں گی۔ فرخ کے جواب سے اعتقاد خان کسی قدر مطمئن سا لگتا تھا، کچھ سوچا پھر کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو فی الحال تم ہماری خیمہ گاہ میں قیام کرو، کچھ خیمے تم سب کی رہائش کے لیے مخصوص کر دیے جائیں گے۔ یہاں لشکر میں نہ صرف تمہاری جان، تمہاری عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے گی بلکہ تمہاری ہر ضرورت کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ اعتقاد خان کے اس جواب پر فرخ اور نگار دونوں خوش ہو گئی تھی۔ اس موقع پر فرخ پھر بولتے ہوئے اعتقاد خان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی کہ ایک لشکری خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا، اور اعتقاد خان اور دلیر خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، رام سنگھ لشکر کے دوسرے حصے کے ساتھ پہنچ گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی اعتقاد خان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، دلیر خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، دلیر خان اٹھو چلے، رام سنگھ پہنچ گیا ہے، لہٰذا اس خیمہ گاہ کے شمال میں مزید خیمے نصب کرائیں تاکہ پورا لشکر آرام کر سکے۔ پھر اعتقاد خان نے سامنے بیٹھے چھوٹے سالار کی طرف دیکھا اور اس سے مخاطب کر کے کہنے لگا، ان دونوں لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ، پہلے ان لڑکیوں کو شمار کرو، اس کے بعد ان کی ضرورت کے مطابق خیمے خالی کروا کے ان خیموں میں ان کے قیام کا بہترین بندوبست کرو، ساتھ ہی ان کے کھانے کا بھی عمدہ انتظام کراؤ۔ میں اور دلیر خان رام سنگھ سے ملتے ہیں اور اس کے لشکر کے قیام کا بندوبست کرتے ہیں۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں اور دلیر خان دونوں آئیں گے اور دیکھیں گے کہ تم نے ان لڑکیوں کے آرام و قیام اور ان کے طعام کا کیا بندوبست کیا ہے۔ اس پر چھوٹا سالار اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ فرخ اور نگار دونوں نے اعتقاد خان اور دلیر خان کا شکریہ ادا کیا، پھر وہ چھوٹے سالار کے ساتھ خیمے سے نکل گئی تھی۔ اعتقاد خان اور دلیر خان بھی رام سنگھ کا استقبال کرنے کے لیے خیمے سے نکل گئے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کے ماموں شائستہ خان کے سالار جسونت سنگھ سے ساز باز کرنے کے بعد شیوا جی نے نہایت مکاری اور رازداری کے ساتھ نصف شب کے قریب پونا میں کچھ لوگوں کے ساتھ شائستہ خان کے حرم میں داخل ہو کر اسے شدید زخمی کر دیا۔ مرہٹوں نے نہ صرف شائستہ خان کو زخمی کیا بلکہ عورتوں اور بچوں پر بھی ہاتھ اٹھانے سے گریز نہ کیا۔ شائستہ خان کا ایک لڑکا، ایک سالار، کچھ خدمتگار اور حرم کی 6 عورتیں ہلاک کر دی گئی۔ مورخین میں سے جادو سرکار سر فہرست ہے جو اس بات کو تسلیم کرتا ہے
کہ शिवाजी ये कार्रवाई जसवंत सिंह की चश्मपोशी के बायस करने में कामयाब हुआ। पूना शहर में ये कार्रवाई करने के बाद शिवाजी ने सूरत शहर के अंदर लूटमार और तबाही मचाई। कहते हैं शिवाजी ने करीबन निस्फ शहर को नजर आतिश कर दिया और 1 करोड़ रुपए की मालियत की अशिया लूट ली। शिवाजी 4000 लश्करियों के साथ सूरत शहर में दाखिल हुआ था। उसने सूरत के वाली और बड़े बड़े मुसलमान ताजिरों को पैगाम भेजा कि वो तमाम दौलत फौरी तौर पर उसके हवाले कर दें, वरना वो शहर को नजर आतिश कर देगा। जब उसकी उस धमकी का कोई जवाब न आया तो शिवाजी ने उस शहर को लूटने और आग लगाने का हुक्म दे दिया। सूरत शहर में उन दिनों एक इंतहाई साहिब सरवत सौदागर रहता था। उसका नाम कंबर खान था। शिवाजी ने कंबर खान से उसकी दौलत तलब की और दूसरी सूरत में उसे जान से मार देने की धमकी दी। सूरत शहर में उन दिनों एक अंग्रेज का शीशे का बर्तन बनाने का एक कारखाना था और ये कारखाना उन्होंने वहां जहांगीर के दौर में लगाया था। कारखाने के अंग्रेज मालिक का नाम ऑक्सनिडन था, जो मुसलमान ताजर कंबर खान के हमसाए में रहता था और करीब ही उसका शीशे के बर्तन बनाने का कारखाना भी था। मुसलमान सौदागर कंबर अली के अंग्रेज ऑक्सनिडन से बड़े गहरे ताल्लुकात थे। दोनों हमसाए थे, इस बिना पर दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल करते थे। शिवाजी ने जब कंबर अली को धमकी दी तब कंबर अली ने उस अंग्रेज के यहाँ पनाह ले ली, इसलिए कि अंग्रेज का वहां कारखाना था और उसने अपने कुछ मुहाफिज भी रखे हुए थे। शिवाजी को जब खबर हुई कि कंबर अली खान ने ऑक्सनिडन के यहाँ पनाह ले ली है, उसने ऑक्सनिडन को पैगाम भिजवाया कि वो इस मामले से अलग रहे और अगर वो इस मामले में कूदना ही चाहता है तो फिर 3 लाख रुपया अदा करे, वरना मुसलमान सौदागर कंबर अली खान के साथ साथ ऑक्सनिडन का भी काम तमाम करके रख दिया जाएगा। अब शिवाजी की बदकिस्मती, वो अंग्रेज ऑक्सनिडन और मुसलमान सौदागर कंबर अली खान के खिलाफ हरकत में आना ही चाहता था। इस दौरान ये खबरें आना शुरू हुई कि पूना की तरफ से मुसलमानों का एक लश्कर शिवाजी से निमटने के लिए आ रहा है। लिहाजा शिवाजी सूरत शहर को उसके हाल पर छोड़कर अपने लश्कर के साथ वहां से फरार हो गया। पूना और सूरत शहरों के इन वाकयात की खबर जब औरंगजेब आलमगीर को हुई तो वो बड़ा बेचैन और गजबनाक हुआ। वो किसी भी सूरत शिवाजी की इन कार्रवाइयों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं था। उसे जब यह खबर हुई कि उसके मामू शाइस्ता खान को शिवाजी ने जख्मी कर दिया है, तब औरंगजेब ने शाइस्ता खान को पूना से वापस बुला लिया और उसकी जगह अंबर के राजा जय सिंह को पूना की तरफ भेजा ताकि वो शिवाजी की सरखूबी करे। राजा जय सिंह दक्कन की तरफ रवाना हुआ और वहां पहुंचते ही जय सिंह ने निहायत कामयाबी और हिकमत के साथ शिवाजी का मुहासरा कर लिया, जो उस वक्त पुरंदर के एक किले में कायम किए हुए था। राजा जय सिंह ने पुरंदर नाम के उस किले का मुहासरा कर लिया और मुहासरे में उसने ऐसी सख्ती पैदा की कि शिवाजी महसूस करने लगा कि अब किले से निकलकर मुकाबला करना या भागना मुमकिन नहीं, इसलिए कि उस वक्त शिवाजी के जिस कदर सालार और उमरा थे, उनके अहले खाना भी पुरंदर के किले में कायम किए हुए थे और अगर जंग तूल पकड़ती तो उन्हें भी नुकसान पहुंचता। लिहाजा शिवाजी ने अपनी फितरी अयारी से काम लिया और किले से निकलकर जय सिंह की खिदमत में हाजिर हुआ और सुलह की दरख्वास्त की। राजा जय सिंह और शिवाजी के दरमियान एक मुआहिदा हुआ जिसे पुरंदर मुआहिदा कहकर याद किया जाता है, जिसके तहत शिवाजी ने अपने 23 किले औरंगजेब के हवाले कर दिए और सिर्फ 12 किले अपने कब्जे में रखे। साथ ही उसने अहद किया कि वो आइंदा औरंगजेब आलमगीर का मती फरमा बरदार बनकर रहेगा। शिवाजी के उस रवैये को देखते हुए राजा जय सिंह के कहने पर औरंगजेब आलमगीर ने शिवाजी और उसके बेटे शंभूजी दोनों को अपने लश्कर में शामिल कर लिया। शंभूजी को 5000 लश्करियों का सालार मुकर्रर किया गया और जागीर भी दी गई, जबकि शिवाजी को उसके गुज़िश्ता गैर दानिशमंदाना और गैर वफादाराना इकदामात पर माफ कर दिया गया। साथ ही शिवाजी ने यह भी अहद किया कि वो 3 बराबर किस्तों में 1 करोड़ 20 लाख की रकम तावान के तौर पर औरंगजेब को अदा करेगा। इस सारी कार्रवाई के बाद राजा जय सिंह के कहने पर शिवाजी ने औरंगजेब की खिदमत में हाजिरी थी। औरंगजेब ने उसके गुज़िश्ता गुनाह माफ करते हुए उसे भी अपने लश्कर में शामिल कर लिया। उसके बेटे की तरह उसे भी 5000 के एक लश्कर का सालार मुकर्रर कर दिया गया था। अब शिवाजी को यह बात बड़ी नागवार गुजरी कि उसे सिर्फ 5000 के एक लश्कर का सालार मुकर्रर किया गया है। इस बिना पर शिवाजी की तबीयत में फिर फतूर आ गया और वो अपने लड़के के साथ मिठाई के टोकरों में छुपकर भाग निकला और मथुरा, इलाहाबाद, बनारस गया और तेलंगाना से होता हुआ अपने ठिकानों की तरफ चला गया। उसके बाद उसने लगभग 3 साल तक खामोशी इख्तियार किए रखी। उस मौके पर शिवाजी जानता था कि औरंगजेब आलमगीर उसके खिलाफ जरूर हरकत में आएगा और उसे यह भी खबर थी कि अगर औरंगजेब आलमगीर बनफ्से नफीस लश्कर लेकर दक्कन की तरफ आ गया तो शिवाजी को कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। लिहाजा उसने औरंगजेब आलमगीर के सालार जसवंत सिंह और औरंगजेब के बेटे मोअज़्ज़म अली से राब्ता कायम किया और उनसे गुजारिश की कि वो औरंगजेब से उसकी सुलह करवा दें। जसवंत सिंह और मोअज़्ज़म अली के कहने पर औरंगजेब ने न सिर्फ एक बार फिर शिवाजी को माफ कर दिया बल्कि उसका जो माजी का राजा का खिताब था वो भी बहाल कर दिया। गुवाहाटी शहर के नवाह में एक रोज राम सिंह, एतकाद खान और दलेर खान इकट्ठे बैठे किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे कि 2 घुड़सवार अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए खेमागाह में दाखिल हुए थे।
सीधे उस जगह है जहां राम सिंह, एतकाद खान और दलेर खान आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। आने वाले वो दोनों औरंगजेब आलमगीर के कासिद थे। दोनों ने आगे बढ़कर बारी बारी उन तीनों के साथ पुरजोश मुसाफा किया। फिर उन तीनों को मुखातिब करते हुए उन दो में से एक कह रहा था, हमें मीर मोहतरम ने रवाना किया है मोहतरम राम सिंह। आपके अलावा एतकाद खान और दलेर खान तीनों को मीर मोहतरम ने वापस बुला लिया है। इन इलाकों में अब बागियों की सरखूबी के लिए मीर मोहतरम ने अपने मामू शाइस्ता खान को भेजा है और शाइस्ता खान हमारे पीछे पीछे इधर का रुख किए हुए हैं। थोड़ी देर तक वो यहाँ पहुंच जाएगा। वो अपने साथ एक और लश्कर भी लेकर आ रहा है। शाइस्ता खान के साथ उसका बेटा उमीद खान और एक दूसरा सालार इब्ने हसन भी है। अब इन इलाकों में बागियों के खिलाफ वही कमानदारी करेंगे। कासिदों की जबान से ये पैगाम सुनकर राम सिंह तो बड़ा खुश हुआ था, लेकिन एतकाद खान और दलेर खान संजीदा और फिक्रमंद हो गए थे। उस मौके पर राम सिंह ने खुशी का इजहार करते हुए उन दोनों की तरफ देखा, फिर उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, मेरे साथ तुम दोनों को मीर मोहतरम ने वापस बुला लिया है। ये पैगाम सुनकर तुम्हें खुश हो जाना चाहिए था। मैं देखता हूँ तुम संजीदा और फिक्रमंद हो गए हो। राम सिंह जब खामोश हुआ तब एतकाद खान ने अफसुर्दा से लहजे में कहना शुरू किया, राम सिंह, फिक्रमंदी और संजीदगी की तो बात है ही। मैं ये सोच रहा हूँ कि जब हम वापस मीर मोहतरम के पास पहुंचेंगे और उसने हमसे सवाल किया कि मीर जुमला के बाद आसाम के राजा ने हम पर हमलावर होकर क्यों फतह किए हुए इलाके वापस ले लिए, तो उस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं होगा। जवाब में राम सिंह ने लापरवाही में कंधे उचकाए, फिर कहने लगा, जब ऐसा मौका आएगा फिर जवाब भी सोच लिया जाएगा। अभी तो आओ। शाइस्ता खान, उसके बेटे उमीद खान और नए सालार इब्ने हसन के आने का इंतजार करें। बल्कि मैं कहता हूं कि उसके आने से पहले हम अपना बोरिया बिस्तर बांध लें। उसके आने के साथ ही हम यहाँ से कूच कर जाएंगे। मैं अपने खेमे की तरफ जाता हूँ, तुम भी अपने खेमे की तरफ जाओ, अपना सामान बांध लो। उसके बाद शाइस्ता खान और उसके बेटे और दूसरे सालार का इस्तकबाल करते हैं। राम सिंह की उस तजवीज से एतकाद खान और दलेर खान ने इत्तेफाक किया था। फिर दोनों अपने खेमे की तरफ हो लिए। दोनों एक खेमे में दाखिल हुए ही थे कि दरवाजे पर फरुख और निगार दोनों नमूदार हुई। दोनों उदास और परेशान थी। सबसे पहले फरुख ने मुखातिब होकर कहना शुरू किया, क्या हम खेमे में आ सकती हैं? एतकाद खान ने जब उन्हें आने के लिए कहा तो वो खेमे में दाखिल हुई। फिर एतकाद खान की तरफ देखते हुए फरुख बोल उठी, हमने सुना है आप दोनों के अलावा राम सिंह भी वापस जा रहे हैं और इस लश्कर की कमानदारी अब मीर मोहतरम के मामू शाइस्ता खान के हाथ में होगी। क्या ये खबर दुरुस्त है? इसलिए कि हमने अभी अभी ये खबर सुनी है और इसकी तस्दीक के लिए आपकी तरफ आई है। इस पर उदासी भरे अंदाज में एतकाद खान ने फरुख की तरफ देखा, फिर कहने लगा, जो कुछ तुम दोनों ने सुना है ये दुरुस्त है। हम अपना सामान बांधने लगे हैं। थोड़ी देर तक शाइस्ता खान अपने बेटे और एक सालार के साथ यहाँ पहुंच जाएगा। हम तीनों वापस चले जाएंगे। एतकाद खान के उन अल्फाज ने फरुख और निगार दोनों को परेशान और फिक्रमंद कर दिया था। फिर खेमे में फरुख की बिखरती हुई आवाज सुनाई थी, आप दोनों के जाने के बाद वो लड़कियां जिन्होंने आपकी खेमागाह में पनाह ले रखी है, उनका क्या बनेगा? उस मौके पर एतकाद खान ने फिर एक अफसरदा सी निगाह फरुख पर डाली, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, देखो फरुख, दोनों वापस जाओ। जिन लड़कियों ने इस वक्त खेमागाह में कायम कर रखा है उनसे सलाह मशवरा करो। अगर वो मान जाती हैं तो शाइस्ता खान के आने पर उन सारी लड़कियों की शादियां लश्कर में शामिल उन लश्करियों से करा दी जाएंगी जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई। इस तरह वो लश्कर के अंदर रहते हुए एक बाइज्जत पुरतहफ्फुज़ जिंदगी बसर कर सकेंगी। एतकाद खान जब खामोश हुआ तब उसकी तरफ गौर से देखते हुए फरुख कहने लगी, हम दोनों का क्या होगा? एतकाद खान ने फिर गौर से फरुख की तरफ देखा, वहां से निगाहें हटाकर एक भरपूर निगाह अपने करीब खड़े दलेर खान की तरफ डाली। फिर उसने धीमे से लहजे में फरुख को मुखातिब किया, देखो फरुख, इस वक्त तुम्हारे अलावा खेमे में निगार है और मेरा साथी दलेर खान है। मैं तुमसे एक बात कहने लगा हूँ, बुरा मत मानना। फरुख बेचारी परेशान और फिक्रमंद हो गई थी। फौरन बोल उठी, आप जैसी भी कड़वी बात करें मैं आपसे वादा करती हूँ बुरा नहीं मानूंगी। इस पर एतकाद खान को कुछ हौसला हुआ और कहने लगा, देखो फरुख, ये बात तय है कि मैं, दलेर खान और राम सिंह आज ही यहाँ से कूच कर जाएंगे। अगर इस मौके पर मैं तुमसे ये कहूँ कि क्या तुम मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हो, तो बोलो तुम्हारा क्या जवाब होगा? यही सवाल मैं निगार से भी करता हूँ, क्या वो दलेर खान से शादी करने को तैयार है? एतकाद खान के उस सवाल पर फरुख और निगार दोनों के चेहरों पर दूर दूर तक खुशियां ही खुशियां और तमानियत बिखर गई थी। कुछ देर तक दोनों उस खुशी से लुत्फ अंदोज होती रही। फिर धीमे से लहजे और हल्की सी मुस्कुराहट में एतकाद खान को मुखातिब करते हुए फरुख कहने लगी, मैं आपसे और निगार दलेर भाई से शादी करने के लिए तैयार है। अब बोले आप क्या कहते हैं? फरुख के उस जवाब पर एतकाद खान और दलेर खान दोनों खुश हो गए थे। फिर एतकाद खान आगे बढ़ा, फरुख का शाना थपथपाया और प्यार भरे अंदाज में उसे मुखातिब करके कहने लगा, मैं तुम दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। तुम दोनों ने हम दोनों को इतनी अहमियत दी। अब तुम वापस दूसरी लड़कियों की तरफ जाओ और जो कुछ मैंने कहा है उससे मुतालिक उनसे पूछो। अगर वो इस पर रजामंद हो जाती हैं तो यहाँ से कुछ करने से पहले हम अपने लश्करियों से उनके अक्द का एहतमाम करते जाएंगे।
یہی قیام کے دوران تم دونوں کا عقد ہم دونوں کے ساتھ ہوگا اور ہم تم دونوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ فرخ اور نگار دونوں ان الفاظ پر بے حد خوشی اور سکون محسوس کر رہی تھی، پھر مسکراتی ہوئی خیمے سے نکل گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد شائستہ خان بھی اپنے بیٹے اور ایک سالار کے ساتھ لشکر کا ایک حصہ لے کر وہاں پہنچ گیا۔ رام سنگھ، اعتقاد خان اور دلیر خان نے ان کا بہترین استقبال کیا۔ شائستہ خان کے آنے پر لڑکیوں سے متعلق پوری تفصیل اعتقاد خان نے اس سے کہہ دی تھی۔ اس دوران لڑکیوں نے اپنا اندیا دے دیا تھا کہ وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہے، لہٰذا فرخ کا نکاح اعتقاد خان سے، نگار کا نکاح دلیر خان سے اور باقی لڑکیوں کے نکاح بھی لشکریوں کے ساتھ کرا دیے گئے تھے۔ اس کے بعد لشکر کی کمانداری شائستہ خان کے حوالے کرنے کے بعد رام سنگھ، اعتقاد خان اور دلیر خان وہاں سے کوچ کر گئے تھے۔ فرخ اور نگار بھی ان کے ساتھ تھی۔